हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पढ़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपनों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ो, नई उम्मीदों संग नववर्ष का स्वागत करो। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 की सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी अपने जो लक्ष्य है उसको अच्छे से संपूर्ण करो, उसमें अच्छे से पास हो। मंजिल मिलेगी एक दिन, बस तू जीतने की चाह रखना। तमाम मुश्किलें आएंगी लेकिन अपने काबू में हर हालात रखना। ये आपको अपना लक्ष्य बनाना है कि कितनी भी मुश्किलें आए बस उसको जीतने की हमें कोशिश करनी चाहिए और हर जो हालात है उसको काबू में रखना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर फर्स्ट लोक प्रशासन का परिचय, जिसका आज लास्ट पार्ट है, पार्ट 9 का। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में डवाइट वाल्डो के संरक्षण में हुए मुनोब्रुक सम्मेलन में नव लोक प्रशासन का जन्म दिया। कब नव लोक प्रशासन का जन्म हुआ? मुनोब्रुक सम्मेलन के समय में जो नव लोक प्रशासन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जन्म हुआ। नव लोक प्रशासन के उदय और वृद्धि में मुख्य मील के पत्थर निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, लोक सेवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी रिपोर्ट 1967 अमेरिका में तैयार हुई। सेकंड पॉइंट है, अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में किया गया। ये अभी हाल ही के जो पेपर हुआ है 2023 का, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इससे। थर्ड पॉइंट है, डवाइट वाल्डो के लेख पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का 1968 में लेख प्रकाशित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है, अमेरिका में मुनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था। फ्रैंक मारिनी के संपादन में टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुनोब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन 1971 में किया गया था। सिक्स पॉइंट है, डवाइट वाल्डो के संपादन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस का प्रकाशन 1971 में किया गया था। सेवन्थ पॉइंट है, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन 1980 में हुआ था। तो ये कुछ न्यू पॉइंट है, कुछ मुख्य पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रति और लक्ष्य, एंटी गोल्स क्या थे हमारे? तो रॉबर्ट टी गुलम्बावस्की के अनुसार नव लोक प्रशासन में 3 प्रति लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है, इसका साहित्य प्रत्यक्षवाद विरोधी है, जिसका अर्थ है यह मूल्य मुक्त रूप से लोक प्रशासन की परिभाषा को नकारता है। सेकंड पॉइंट है, मानव जाति के तर्कवाद और संभवतः नित्यवादी उपागम को नकारता है। थर्ड पॉइंट है, लोक प्रशासन की ऐसी किसी भी परिभाषा को नकारना जो नीति के उचित रूप से संलग्न नहीं है, जैसा कि सहज राजनीति प्रशासन द्विभाजन के मामले में था। सेकंड पॉइंट है, यह तकनीकीवाद विरोधी है, यानी यह दोष लगाता है कि भावनात्मक रचनात्मक मानव जाति को यंत्र और व्यवस्था के तर्क की बलि चढ़ाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है, ये कमावेश नौकरशाही विरोधी और उच्च नीच क्रम विरोधी है। लक्ष्य या विषय वस्तु, गोल्स और थीम्स। फ्रैंक मैरनी ने नव लोक प्रशासन की विषय वस्तु को 5 शीर्षों के अधीन संशोधित किया। 5 विषय वस्तु इसके बताएं कौन कौन से हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन और उपभोक्ता संकेंद्रित। रॉबर्ट टी गुलम्बावस्की के अनुसार 5 लक्ष्य विशेषताएं एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य, यह किस ओर जाना चाहता है, से नव लोक प्रशासन के एक बोध देते हैं। कौन कौन से देते हैं?
तो फर्स्ट पॉइंट है, यह मानव जाति का एक ऐसा उपागम संप्रेषित करता है जो उसे आघातवर्धक और संभावना संपन्न रूप से पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम मानता है। इसकी दृष्टि में लोग बनने और बढ़ने की प्रक्रिया में रहते हैं। यह उपागम उस उपागम के विपरीत है जो लोगों को उत्पादन के नियम कारक के रूप में देखता है। सेकंड पॉइंट है, इसकी सर्वव्यापी विषय वस्तु प्रासंगिकता की मांग करता है। यह निजी और सांगठनिक मूल्यों और सदाचार की केंद्रीय भूमिका पर बल देता है। थर्ड पॉइंट है, यह मानव विकास के काम के मार्गदर्शन के लिए सामाजिक समानता की सबसे सामान्य वाहक के रूप में वकालत करता है। यह मानता है कि प्रशासनिक मूल्य शून्यता न ही संभव है और न ही वांछित है। फोर्थ पॉइंट है, क्लासिकीय लोक प्रशासन के संगठनों और उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं पर जोर के विपरीत यह निर्धारित रूप से संबंधनात्मक है। फिफ्थ पॉइंट, यह आविष्कार और परिवर्तन के निश्चित बल डालता है। रॉबर्ट टी ग्लोमोवस्की के अनुसार नव लोक प्रशासन के भाष्यकारों का केंद्रीय निशाना प्रत्यक्षवादी नस्ल का मूल्य मुक्त विज्ञान है। ये किसके अनुसार है? ग्लोमोवस्की के अनुसार। डिवाइट वाल्डो ने नव लोक प्रशासन के सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों की पहचान की। सकारात्मक रूप से यह नियामक सिद्धांत दर्शन सामाजिक सरोकार एवं क्रियावाद की दिशा में एक प्रकार का आंदोलन है, जबकि नकारात्मक रूप में यह प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद से दूर भागता है। फेरडिक्सन के अनुसार नव लोक प्रशासन फर्स्ट पॉइंट है, कम व्यापक और ज़्यादा सार्वजनिक है, कम विवरणात्मक और ज़्यादा सुझावात्मक है, जो नहीं बदल सकता उसके प्रति कम सरोकारी और बदलते यथार्थ के प्रति ज़्यादा सरोकारी है, कम संस्था निर्देशित और इस बात के प्रति ज़्यादा सरोकारी की उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिफ्थ पॉइंट है, कम तटस्थ और ज़्यादा आदर्शवादी है। सिक्स पॉइंट है, कम वैज्ञानिक नहीं है। इस प्रकार नव लोक प्रशासन के गुण लक्षण कसौटी सरोकार, प्रासंगिकता, मूल्य, सदाचार, आविष्कार, नैतिक, उपभोक्ता के प्रति सरोकार, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समानता, उत्तर प्रत्यक्षवाद, मूल्य मुक्त और मूल्य शून्य शोध को नकारना, ये सब किसने बताया है? तो डिवाइट वाल्डो ने बताया है। अब नीग्रो व नीग्रो के शब्दों में सार्वजनिक सेवाओं का अधिक प्रभावी और मानवीय आपूर्ति के लिए विनौकरशाहीकरण, लोकतांत्रिक नीति निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के साथ उपभोक्ता केंद्रित प्रशासन का सुझाव दिया गया। ये किसने दिया है? तो नीग्रो व नीग्रो ने। नव लोक प्रशासन एक पहलू में विकास प्रशासन के समान है। दोनों ही लक्ष्य निर्देशित और परिवर्तन निर्देशित है, लेकिन विकास प्रशासन के विपरीत इसका सरोकार मुख्य तौर पर पश्चिमी समाजों से है। हालांकि नव लोक प्रशासन आंदोलन लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के करीब ले आया, मगर प्रत्यक्षवादी विरोधी, वैचारिकता विरोधी और प्रबंधन विरोधी होने के लिए इसकी आलोचना हुई। कैपेबल दलील देते हुए यह पुराने लोक प्रशासन के सिर्फ इस अर्थ में भिन्न है कि यह नए दौर के अलग समूहों की सामाजिक समस्याओं के प्रति क्रियात्मक है। रॉबर्ट टी ग्लोमोवस्की वर्णन करते हैं शब्दों में क्रांति या उग्र सुधारवाद, मगर कुशलताओं और तकनीकों में ज़्यादा से ज़्यादा यथास्थिति। ग्लोमोवस्की किस चीज़ की वर्णन करते हैं? कि शब्दों में क्रांति है, उग्र सुधारवाद है, यानी तेजी से सुधारवाद हो रहा है, मगर कुशलताओं और तकनीकों में ज़्यादा से ज़्यादा यथास्थिति है। लेकिन नीग्रो व नीग्रो इस राय के हैं कि स्पष्ट रूप से नव लोक प्रशासन के समर्थकों ने एक रचनात्मक बहस की शुरुआत की और इसका जोर इस बात पर है कि प्रशासन के सकारात्मक और नैतिक लक्ष्यों का प्रभाव दीर्घकालीन होना चाहिए। जब से नव लोक प्रशासन उभरा है,
मूल्यों और सदाचार के प्रश्न लोक प्रशासन के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। मुनब्रुक सम्मेलन सेकंड। शुरुआती मुनब्रुक सम्मेलन सितंबर 1968 के ठीक 20 साल बाद दूसरा मुनब्रुक सम्मेलन सितंबर 1988 में हुआ। फेडरिक्सन के अनुसार दूसरा मुनब्रुक सम्मेलन लोक प्रशासन के बदलते युगों की तुलना और अंतर करने के लिए निर्धारित था। अपने संगठन स्तर और दिशा, विषय वस्तु संबंधी जोर और सामाजिक परिवेश के मामले में दोनों मुनब्रुक सम्मेलनों में अंतर था, जिसका जिक्र निम्नलिखित तालिका में किया गया है। फिर भी मुनब्रुक सेकंड सम्मेलन में कई विषय वस्तुएं और क्षेत्र शामिल थे जो मुनब्रुक सम्मेलन फर्स्ट के थे, जैसे सामाजिक समानता, सदाचार, मानव संबंध, जवाबदेही, लोक प्रशासन और लोकतंत्र प्रशासनिक नेतृत्व में मेल करना। इसके अतिरिक्त दोनों ही सम्मेलनों का साझा सरोकार था। लोक प्रशासन के अनुशासन की स्थिति इससे चिंतन में निरंतरता सुनिश्चित हुई। तो मुनब्रुक सम्मेलन 1968 में और सेकंड मुनब्रुक सम्मेलन 1988 में हुआ था। इसके क्या मुनब्रुक सम्मेलन फर्स्ट, इसके संगठन इस अर्थ में संकीर्ण था कि अधिकांश प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि राजनीति विज्ञान है। और मुनब्रुक सेकंड में क्या था, इसका संगठन इस अर्थ व्यापक, जो इसका था ये संकीर्ण था, छोटे में था, और ये क्या था, इसका व्यापक में था, बड़े में इसका संगठन किया गया था। इसके प्रतिभागियों का प्रशिक्षण विधि, अर्थशास्त्र, नियोजन, नीति विश्लेषण, नीति अध्ययन और नगरीय अध्ययन में हुआ था। मुनब्रुक सम्मेलन फर्स्ट, इसका मजाज, स्वर, रुख और दिशा विवादास्पद, विरोधी, उग्र और क्रांतिकारी था। लेकिन जो सेकंड है उसका क्या था, इसका मिजाज, स्वर, रुख और दिशा अधिक नागरिक, अधिक व्यवहारिक, अधिक प्रयोजनात्मक, कम उग्र और वरिष्ठ पेशेवरों के प्रति अधिक समान का था। मुनब्रुक फर्स्ट थर्ड पॉइंट, इसका जोर प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और परिवर्तन पर था। लेकिन मुनब्रुक सेकंड का इसका जोर नेतृत्व, संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य, तकनीकी, नीति और आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर था। मुनब्रुक सम्मेलन फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट, यह नियामक रूप से व्यवहारवाद का विरोधी था। मुनब्रुक सेकंड, यह सामाजिक और व्यवहार संबंधी विज्ञानों में लोक प्रशासन के योगदान के प्रति अधिक संवेदनशील था। फिफ्थ पॉइंट है मुनब्रुक सम्मेलन फर्स्ट का, इसके सामाजिक परिवेश की पहचान सरकार के प्रति गहरी निंदा से होती है। इसने मुख्य सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय होने की चुनौती लोक प्रशासन को दी। फिफ्थ पॉइंट है, इसके सामाजिक परिवेश की पहचान सरकारी कटौती, निजीकरण, स्वयंसेविता, सामाजिक क्षमता निर्माण और तीसरी पार्टी सरकार के रूप में राज्य के पीछे हटने की बढ़ती मांग से होती है। ये सक्रियता के परिप्रेक्ष्य से पीछे हट गया। ये थे इसके डिफरेंस की समिंग। जो फर्स्ट था मुनब्रुक सम्मेलन क्या था और मुनब्रुक सम्मेलन सेकंड में क्या हुआ था। चयन, पब्लिक चॉइस अप्रोच, जन चयन उपागम क्या था। तो लोक प्रशासन में जन चयन उपागम लगभग नव लोक प्रशासन के साथ ही 1960 के दशक में अस्तित्व में आया। इस उपागम के मुख्य भाष्यकार विंसेंट ओस्ट्रॉम ने नौकरशाही प्रशासन के पारंपरिक सिद्धांत को लोकतांत्रिक प्रशासन से बदलने की वकालत की। अपनी पुस्तक दी इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ओस्ट्रॉम लिखते हैं कि नौकरशाही के ढांचे जरूरी हैं। किसके ढांचे जरूरी हैं? तो नौकरशाही के ढांचे जरूरी हैं, मगर वे उत्पादक और प्रतिक्रियाशील लोक सेवा अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम ढांचे नहीं हैं।
वे आगे कहते हैं, शक्ति के एकमात्र केंद्र के प्रति जिम्मेदार पेशेवर तौर पर प्रशिक्षित एक लोक सेवा के उच्चानीच क्रम की व्यवस्था से पूर्णतः बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था की अलग अलग सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की नागरिकों के बीच अलग अलग परिवेशीय स्थितियों से निपटने की क्षमता को घटाएगी। ये क्या करेगी? तो इन सब में अलग अलग स्थितियों से निपटने की क्षमता को क्या करेगी? कम करेगी। विभिन्न सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अलग अलग सांगठनिक प्रबंध का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संगठनों के साथ तालमेल विभिन्न बहुसंगठनीय वस्तुओं के जरिए किया जा सकता है। इस प्रकार जन चयन उपागम निम्न बातों पर बल देता है। कौन कौन सी बातों पर बल देता है? तो फर्स्ट है नौकरशाही विरोधी उपागम, सेकंड है संस्थागत बहुलवाद यानी उपभोक्ता प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों की बहुलता, थर्ड पॉइंट है विविध लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण केंद्र, फोर्थ पॉइंट है लोक सेवा वितरण की समस्याओं में आर्थिक तर्क को लगाना, फिफ्थ पॉइंट है विकेंद्रीकरण, विस्तृत प्रशासनिक प्राधिकार, सिक्स पॉइंट है प्रशासन में जन भागीदारी। वही जन चयन उपागम निम्न बातों का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? तो फर्स्ट पॉइंट है एकल केंद्रित प्रशासनिक शक्ति, एकल केंद्रन पर इसे क्या करता है? विरोध करता है इसका। सेकंड पॉइंट है प्रशासन का राजनीति से अलगाव, कि प्रशासन का क्या है? राजनीति से अलगाव नहीं होना चाहिए, इस पे विरोध करता है। जो अलगाव है उससे विरोध करता है। थर्ड पॉइंट है पदानुक्रमिक प्रशासन और फोर्थ पॉइंट है तर्कवादी और तटस्थ नौकरशाही। जन चयन उपागम के अन्य भाष्यकार बुकनान, ऑल्सन, टॉलॉक, मिशेल, निस्कानीन और ओपेनहाइमर, इन्होंने प्रशासनिक अहंगवाद का सिद्धांत निर्धारित किया गया, जो कहता है कि वास्तविक जीवन की नौकरशाही जनहित की विरोधी होती है और संसाधनों के हेर फेर और आत्म उत्थान की पक्षधर होती है। वे मानते हैं कि नौकरशाह आत्महित को जनहित के ऊपर रखते हैं। जो नौकरशाह क्या है? आत्महित को जनहित के ऊपर रखते हैं। मोहित भट्टाचार्य के शब्दों में अंत करें तो मूलतः प्रशासन के नौकरशाही मॉडल की एक आलोचना के रूप में जन चयन उपागम का नाता सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में संस्थागत बहुलवाद की संभावना से है। कि जो नौकरशाही जन चयन उपागम है इसको क्या करता है? इसकी आलोचना करते हैं नौकरशाही मॉडल से। इस प्रकार यह प्रशासन को राजनीति और राजनीति संगठन की एक पूर्ण विचारधारा के क्षेत्र के भीतर रखता है। लोक प्रशासन का उभरता अनुशासन जुर्गन हैबरमास द्वारा प्रतिपादित आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रभाव में भी आया। एडियूस, आरोटो और ओइक गेबहार्ड द्वारा संपादित पुस्तक दी एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर में लोक प्रशासन के आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य पर कई मुख्य रचनाएं हैं। लोक प्रशासन का आलोचनात्मक उपागम प्रशासन के मानवीयकरण, विनौकरशाहीकरण और लोकतांत्रिकरण की वकालत करता है। नव लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव क्या है? नव लोक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य लोक प्रशासन के विकास क्रम में नवीनतम प्रतिमान है। ये 1990 के दशक में अस्तित्व में आया। डेविड ऑसबर्न व टेड गैम्बलर की 1992 में छपी पुस्तक इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नव लोक प्रबंधन के जन्म का कारण बनी। नव लोक प्रबंधन लोक प्रशासन में दूसरे पुनः आविष्कार का नुमाइंदा है। पहला पुनः आविष्कार 1960 के दशक में आया नव लोक प्रशासन, और सेकंड क्या था? नव लोक प्रबंधन। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द
क्रेस्टरहुड ने प्रदान किया था। उन्होंने 1991 में प्रकाशित अपनी लेख ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन में इसका प्रयोग किया था। नवलोक प्रबंधन को प्रबंधनवाद, पॉलिट, उद्यमीशील सरकार, ऑसबर्न व जैबलर, बाजार आधारित लोक प्रशासन, लेन और रोजब्लूम तथा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य तीसरा मार्ग यूएनगुन जैसी अन्य संज्ञाएं भी दी जाती है। मूल विषय वस्तु क्या है, बेसिक थीम्स क्या है। नवलोक प्रबंधन का उदय ब्रिटेन, पहला ऐसा देश जिसने लोक उद्यमों के निजीकरण की पहली की थी, के थैचरवाद और अमेरिका के रीगलवाद से हुआ। ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संश्लेषण को दर्शाता है। ये लोक प्रशासन क्या और क्यों तथा निजी प्रशासन से कैसे शब्द से लेता है। नवलोक प्रबंधन को उद्यमशील सरकार के रूप में भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य 3E है, कुशलता, अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता। ये प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रबंधकीय स्वायत्तता, कीमत कटौती, वित्तीय प्रोत्साहन, उत्पादन संबंधी लक्ष्य, आविष्कार, प्रतिक्रियाशील सामर्थ्य, जवाबदेही और बाजार निर्देशित बल देता है। नवलोक प्रबंधन उपागम समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका की बुनियादी तौर पर बदलने की दृष्टि से वकालत करता है। ये समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामक के रूप में राज्य की बजाय बाजार को केंद्रीय भूमिका पर बल देता है। इस प्रकार इस उपागम में सरकार द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष उपलब्धकर्ता को बाजार उपलब्धकर्ता की बजाय अप्रत्यक्ष तरीकों की ओर परिवर्तन निहित है, जैसे नीति निर्माण, सहायता, ठेका देना, सूचना उपलब्ध करना और अन्य कारकों के साथ तालमेल करना। दूसरे शब्दों में सरकार को सार्वजनिक गतिविधियों से कर्ता से सार्वजनिक लाभों का वितरण और समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सहायक और प्रोत्साहक बन जाना चाहिए। इस प्रकार नवलोक प्रबंधन इस तरीके से अवधारणा में बदलाव की एक श्रृंखला का सुझाव देता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठित और प्रबंधित करना चाहिए। नवलोक प्रबंधन की केंद्रीय विषय वस्तु का ऑसबर्न और गैबलर ने कुछ इस प्रकार से समाहार किया। हमें और ज़्यादा सरकार नहीं चाहिए, हम बेहतर सरकार चाहते हैं, और ठीक ठाक कहे तो हम बेहतर शासन चाहते हैं। शासन हमारी समस्याओं को सामूहिक तौर पर हल करने की गतिविधि है। सरकार वह औजार है जिसका प्रयोग करते हैं। औजार पुराना हो और अब इसे पुनर्निर्मित करने का समय आ गया है। प्रतिलक्ष्य एंटी गोल्स क्या क्या थे। नवलोक प्रबंधन पारंपरिक लोक प्रशासन की तमाम अवधारणाओं और सिद्धांतों को खारिज करता है। वो इस प्रकार है: राजनीति, प्रशासन, द्विभाजन, पदानुक्रम प्रभावित संगठन, शक्ति का अति केंद्रीकरण, प्रशासन में नियमों की प्रधानता, निर्णय निर्माण में तर्कवादिता, प्रशासन का गैर व्यक्तिचरण, प्रशासनिक प्रक्रिया का गैर लचीलापन और अंतर्मुखी दिशा। लक्ष्य विशेषता क्या है। ऑसबर्न और गैबलर ने नवलोक प्रबंधन के 10 लक्ष्यों की पहचान की है। इनकी व्याख्या नीचे दी गई है। तो सबसे पहला लक्ष्य है उत्प्रेरक सरकार। उत्प्रेरक सरकार क्या है कि सरकार को सेवाएं प्रदान करते रहने की बजाय सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी गैर सरकारी क्षेत्र को सक्रिय होने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार सरकार को स्वयं मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि चप्पू चलाना चाहिए, यानी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। सेकंड है
समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार। सरकार को नागरिकों, परिवारों और समुदायों इत्यादि को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए सशक्त करना चाहिए। इस प्रकार सरकार को तमाम सेवाओं को नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर ले जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सक्षम सरकार। सरकार को कुशलता और किफ़ायत और इनाम देकर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की दाताओं के बीच प्रतियोगिता पैदा करनी चाहिए। यह प्रदर्शन को बेहतर करता है और तमाम लागत को कम करता है। फोर्थ पॉइंट है लक्ष्य संचालित सरकार। सरकार को अपने लक्ष्यों से संचालित होनी चाहिए, ना कि कायदे कानूनों से। दूसरे शब्दों में इसमें नियम निर्देशित सरकार को लक्ष्य निर्देशित सरकार में बदलना शामिल है। फिफ्थ पॉइंट है परिणामोन्मुख निर्देशित सरकार। सरकार को लक्ष्य प्राप्ति और अभियान निर्देशित प्रयासों द्वारा परिणाम हासिल करने चाहिए। इसे अपनी एजेंसियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन परिणामों से करना चाहिए, ना कि आगतों से। सिक्स्थ पॉइंट है उपभोक्ता निर्देशित सरकार। सरकार को अपने आश्रित और उपभोक्ता समझना चाहिए। इसे उपभोक्ताओं के प्रति प्रयास और कार्य करना चाहिए, ना कि नौकरशाही के प्रति। इसमें उन्हें कई विकल्प देना, उनके रुखों का सर्वेक्षण करना, सेवाओं को सुविधाजनक बनाना और उन्हें सुझाव देने की अनुमति देना शामिल है। 7 पॉइंट है उद्यमी सरकार। सरकार को पैसे कमाने पर जोर देना चाहिए, ना कि पैसे खर्च करने पर। इसे शुल्क, बचत, उद्यम मद इत्यादि का इस्तेमाल कर संसाधन जुटाने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। 8 पॉइंट है पूर्वानुमानी सरकार। सरकार को समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें पहचानना और रोकना चाहिए। इस प्रकार सरकार को ज़रूरतें पूरी करने से पूर्व उन्हें पैदा होने से रोकना चाहिए। 9 पॉइंट है विकेंद्रित सरकार। सरकार को प्राधिकार को विकेंद्रित कर देना चाहिए, यानी प्राधिकार भी को उच्चतर से निम्नतर स्तर पर विस्तृत कर देना चाहिए। इसे पदानुक्रम नियंत्रण से भागीदारी, प्रबंधन और टीम वर्क की कार्यशैली की ओर परिवर्तन शामिल है। 10 पॉइंट है बाजारोन्मुखी सरकार को बाजार पद्धति चुननी चाहिए, ना कि नौकरशाही पद्धति। इसे न केवल नियंत्रण और निर्देशन से लक्ष्य हासिल करने चाहिए, बल्कि बाजारों की संरचना को बदल कर भी लक्ष्य हासिल करने चाहिए। इसे बाजार की शक्तियों के जरिए भी बदलाव को नियंत्रण करना चाहिए। प्रभाव, क्या क्या प्रभाव है? उपरोक्त लक्ष्यों को पीछा करने से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने नई पद्धतियों का प्रयोग किया। वे इस प्रकार है, कौन कौन सी पद्धति में प्रयोग किया? तो स्वायत्त सार्वजनिक संगठन का निर्माण, सरकार के आकार को घटाना, सरकारी संगठनों का निगमीकरण, बजट और कल्याण व्यय को घटाना, लोक सेवा संरचना को सुधारना, प्रदर्शन माप का मूल्यांकन, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, निम्न स्तरों पर प्राधिकार का विकेंद्रीकरण, निजी एजेंसियों को सेवाओं का ठेका देना, प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देना, प्रशासन में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, नागरिक अधिकार पत्र आदि की घोषणा करना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।